नमस्कार, मैं सीपी वर्मा और आप देख रहे हैं .com न्यूज। आपसे राह चलते कोई कहे कि आप 1,09,000 रुपये की कर्जदार हैं तो आप चौंक जाएंगे और कहेंगे क्या बकवास है, मैंने कब लिया। लेकिन ये सच है। आपको ही नहीं, देश के प्रत्येक नागरिक को केंद्र सरकार ने 1,09,000 रुपये का कर्जदार बना दिया। बेशक आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अपने सिर्फ 9 साल के कार्यकाल में यानी 2014 से दिसंबर 2022 तक 16 करोड़ का कर्ज देश पर ला दिया। अब आप कहेंगे कर्ज लिया है तो देश के विकास में ही तो लगा होगा, मगर सिर्फ 9 वर्ष के शासनकाल में इतना बड़ा कर्ज मोदी सरकार ने आम लोगों के विकास में लगाया होगा, तो फिर देश में आर्थिक विषमताएं लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। वित्तीय संसाधनों का विश्लेषण करने वाली प्रसिद्ध संस्था ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 1% लोगों ने देश की 40% संपत्ति को हथिया लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, जिसका ढिंढोरा सत्ता समर्थक गोदी मीडिया गाहे बगाए पीटता रहता है। पर यह मीडिया मोदी काल में देश के 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए, इस पर चर्चा तक नहीं करता। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश के 21 करोड़ लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर निकाले गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब सत्ता छोड़ी तो देश में 27 करोड़ बीपीएल थे, जो आज मोदी काल में 41 करोड़ हो गए। इनमें से 23 करोड़ बीपीएल ऐसे हैं जो प्रतिदिन 375 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। सोचिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 21 करोड़ लोगों को बीपीएल की श्रेणी से बाहर निकाला था। मोदी काल में बीपीएल का आंकड़ा वापस बढ़ के 41 करोड़ हो गया। आज लगभग 23 करोड़ बीपीएल व्यक्तियों का प्रतिदिन की आय जो है वो 375 रुपये से भी कम कैसे हो गई। 2014 से पहले भारत पर जो कर्ज था यह 65 सालों में लिया गया कर्ज था, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तब से 2014 से पहले की सभी दलों की 14 प्रधानमंत्रियों की सरकारों ने केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था। 2014 से पहले देश के प्रत्येक नागरिक पर 43,000 रुपये का कर्ज था, जो केवल 9 वर्षों में बढ़कर 2023 के आंकड़ों के अनुसार 1,09,373 रुपये हो गया। यह गौर करने वाली बात यह है कि कर्ज 55 लाख करोड़ से बढ़कर 1,55 करोड़ कैसे हो गया। ऐसा क्या हुआ कि आज़ादी से लेकर 2014 तक 70 सालों में लिया गया 55 लाख करोड़ का कर्ज केवल 9 सालों में 155 लाख करोड़ का हो गया। 9 वर्षों में ही देश के नागरिकों पर 66,250 का कर्ज सिरमाथे और ला दिया गया है। अगर मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ का कर्ज विकास के लिए लिया तो फिर ये विकास धरातल पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल देश में बेहाल है। देश का शिक्षित युवा रोजगार की तलाश से भटक रहा है। बेरोजगारी की दर आज 8.3% है, जो 16 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। केंद्र के मंत्रालयों में खाली या रिक्त पदों की बात करें तो यह 9,79,000 पद खाली बता रहे हैं। अगर राज्यों को भी इसमें मिला लिया जाए तो ये पद होते हैं 60,45,000 के करीब। जबकि मोदी सरकार ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, पर इन सब वादों पर सरकार परस्त मीडिया ने धर्म, जाति, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, चाइना का डर दिखाकर दफन कर दिया। आज के युवाओं को बायकॉट, बॉलीवुड और रंगों की राजनीति में कब हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया यह उन्हें पता भी नहीं चला। रिपोर्ट आती है भारत में इतने अरबपति बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार ये रिपोर्ट जनता के सामने नहीं रखती कि कोरोना काल के बाद विश्व में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों में 79% लोग भारत से क्यों हैं। भारत सरकार खुद 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चावल मुफ्त बांटकर इस बात को साबित करती है कि देश के 80 करोड़ लोगों के पास जीवन यापन के लिए आर्थिक साधन नहीं है। कोरोना महामारी के बाद से दुनिया भर में अमीर और गरीबी के फर्क को लेकर या उनमें जो गहरी खाई हो गई है उसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। अब बात भी यही आकर अटक जाती है कि 9 साल में ही 100 लाख करोड़ का कर्ज मोदी सरकार ने लिया, तो फिर आम जनता को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। देश में 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर क्यों है। देश के 80 करोड़ नागरिक सरकार की निःशुल्क खाद्य सेवा पर क्यों आश्रित हैं। क्यों विश्व के सबसे ज़्यादा गरीब भारत में है।
मोदी सरकार विश्व की उन सभी संस्थाओं की रिपोर्टों को समय समय पर खारिज करती आ रही है जिसकी रिपोर्ट उसके अनुकूल नहीं होती, फिर चाहे वह हंगर इंडेक्स में निचले पायदान पर भारत का खिसकना हो या प्रेस फ्रीडम के गिरते स्तर को बताने वाली रिपोर्ट हो, सबको सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। हाल ही में विश्व की प्रतिष्ठित संस्था ऑक्सफैम, जो अमीरी, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण पर काम करती है, कि रिपोर्ट बताती है कि भारत में गरीब और गरीब हो रहा है, वहीं मुट्ठी भर उद्योगपतियों की संपत्ति का ग्राफ रॉकेट की गति से बढ़ रहा है। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में डगमगाने लगी थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के अर्थतंत्र की रफ्तार को कोरोना महामारी ने गोता लगाने के लिए मजबूर किया, तो आप गलत सोच रहे हैं। नवंबर 2016 में जब नोटबंदी की गई और उसके बाद जीएसटी से छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों पर बुरा असर पड़ा और भारत के अर्थतंत्र में गिरावट आने का यह एक प्रमुख कारण माना जाता है। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट बताती है कि 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2021 तक जहां भारतीयों को अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, मजदूर फुटपाथ पर बैठकर कमा रहे थे, वे प्रधानमंत्री मोदी जी के लॉकडाउन के आदेश पर बेरोजगार हो गए। सड़कें सूनी और डरावनी लगने लगी थी। आम जनता अपने घरों में कैद हो गई थी। लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और बुरे वक्त के लिए जो जमा राशियां बैंक में की गई थी, उनको बचाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर मुट्ठी भर भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 121% इजाफा हो रहा था। इस दौरान हमारे देश में भी अमीर और गरीब के बीच अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1% अरबपति उद्योगपतियों के पास देश की 40% संपत्ति है और 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास आज इतनी दौलत है जो भारत के 70 करोड़ लोगों के पास है। सोचिए, देश के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्तियां हैं। भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास इतनी दौलत है जो भारत के 70 करोड़ लोगों के पास है। जब देश के निर्माण की रीढ़ माने जाने वाले मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर कोरोना महामारी के इस दौर में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भारत के चंद उद्योगपतियों की दौलत में 3,608 करोड़ रुपए का प्रतिदिन इजाफा हो रहा था। वैश्विक कोरोना महामारी में भारत के चंद उद्योगपतियों की दौलत में 3,608 रुपए का मुनाफा हो रहा था प्रतिदिन। ऑक्सफैम रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश के 5% लोगों का देश की कुल संपत्ति में से 62% हिस्से पर कब्जा है। वहीं भारत की 50% आबादी, यानी कि अगर देश की आबादी 140 करोड़ माने तो 70 करोड़ लोगों के पास देश की कुल संपदा का महज 3% है। 140 करोड़ का 5% लगभग 7 करोड़ लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 62% हिस्सा है। 140 करोड़ का 50% लगभग 70 करोड़ लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के मुताबिक भारत में जहां 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 166 पहुंच गया। ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में रखी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 660 अरब डॉलर यानी करीब 54,12,000 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। इस रकम से भारत को 18 महीनों तक चलाया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का पिछला बजट 49 लाख करोड़ रुपए का था। देश के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 54,12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और देश को इससे 18 महीनों तक चलाया जा सकता है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगर देश के इन अरबपतियों की कुल संपत्ति पर केवल 2% ही टैक्स लगा दिया जाए तो इस जो टैक्स के रूप में जो रकम मिलेगी 40,423 करोड़ रुपए से देश के कुपोषण से पीड़ित बच्चों को 3 वर्षों तक पौष्टिक भोजन दिया जा सकता है। पिछले 10 सालों में भारत में पैदा हुई संपत्तियों के गैर बराबर बंटवारे के मुद्दे को भी रिपोर्ट में उठाया गया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आए मोदी जी
ने अपने इस नारे से अलग दिशा में काम करते हुए 2012 से 2021 के बीच भारत में जितनी भी संपत्तियां अस्तित्व में आई उसका 40% हिस्सा देश के सबसे अमीर 1% लोगों के हाथ में दे दिया, जबकि देश की 50% जनता के हाथ में महज 3% संपत्ति आई। रिपोर्ट में अमीरों पर टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है, जिसके अनुसार केवल 1 अरबपति गौतम अडानी पर साल 2017 से 2021 के बीच जो लाभ कमाया उस पर 2 से 2.5% टैक्स लगाकर 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं और इस टैक्स से प्राप्त रुपयों से देश के 50 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का संचालन किया जा सकता है 1 वर्ष तक। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% टैक्स लगाकर 2022-23 के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपए वसूल करें तो यह फंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसका बजट 86,200 करोड़ रुपए, और आयुष मंत्रालय, जिसका बजट 3,050 करोड़ रुपए है, अनुमानित फंड से 1.5 गुना अधिक होगा यह टैक्स। ऑक्सफैम के मुताबिक देश में रईसों की संख्या और उनकी दौलत में इजाफा होने के बावजूद टैक्स में उनका योगदान महज 3 से 4% है। 2021-22 के दौरान जीएसटी के जरिए जुटाए गए 14.83 लाख करोड़ रुपए में देश के 10% सबसे अमीर लोगों का योगदान केवल 3% रहा है, जबकि इसमें करीब 64% योगदान उन लोगों ने किया जो आर्थिक हैसियत के लिहाज से देश में 50% तबके से आते हैं, जो मेरे या आपके तरह हो सकते हैं। 2023-24 बजट की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सरकार पर ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले बजट को लेकर दबाव है। रॉयटर्स इकोनॉमिस्ट पोल के मुताबिक अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार 16 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कर्ज उठाने का ऐलान कर सकती है। अमीर गरीब की खाई पर जब बात करें तो मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी दिखलाई देती है। इन उद्योगपतियों के 11 लाख करोड़ रुपए के लोन बैंकों से राइट ऑफ करवाए गए, यानी माफ करवा दिए गए, जबकि छोटे व्यापारी किसानों के छोटे छोटे कर्जों को वसूलने के लिए बैंकों द्वारा किस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं हम सब जानते हैं। पर इनकी कर्ज माफी करने पर जब बातें होती है तो सरकारें बैंकों की बिगड़ती स्थिति का रोना रोने लगती है। कोरोना काल में मोदी सरकार ने इन्हीं चंद उद्योगपतियों के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया था, जिसका फायदा इन्हीं अरबपति उद्योगपतियों ने उठाया और जमकर कोरोना काल में अपनी संपत्तियों में इजाफा किया। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 7 सालों में करीब 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, जो यूपीए सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक हैं। इससे कहीं ना कहीं बैंकों के कमजोर हो रहे हालात के बारे में समझा जा सकता है। रिपोर्ट कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।